अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 249 आप लोग ओपन करें। इसके बिल्कुल एंड पे आपको टॉपिक नज़र आएगा हाइपरटेंशन। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। हाइपरटेंशन, a chronic long lasting elevation in blood pressure is called hypertension. It occurs when blood pressure consistently remains above 140/90. Any abnormality in nervous or hormonal mechanism of blood pressure regulation may cause hypertension. Other causes of hypertension include stress, obesity, high salt intake, and smoking. There may also be hereditary reason of hypertension. Whenever blood pressure is chronically elevated, there is an increased chance of the rupture of blood vessels. When this occurs in brain, it is called brain hemorrhage. It damages the delicate structure of brain. Hypertension also weakens cardiac muscles. If hypertension is prolonged, heart is unable to pump effectively and blood flow cannot be maintained to meet ends of tissues. In such conditions, blood may be retained in heart and lungs. It is called congestive heart failure. Hypertension can also damage the nephron of kidneys. It leads to further retention of salt and water in blood and therefore further hypertension. नेक्स्ट जो हमने बेटे एक एबनॉर्मल कंडीशन पढ़ी है, पूरे हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम था या ब्लड वेजल्स थी, डेट इज़ हाइपरटेंशन। व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर आपकी बुक में इसकी सिंपल डेफिनेशन आती है पेपर में, अगर कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, तो आपकी बुक में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। आ क्रोनिक से लेकर 140/90 तक, इसको अंडरलाइन कर लो या इसको इन्वर्टिस कामर्स में आप लोग इनक्लोज कर लो। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है? एक लॉन्ग लास्टिंग, ये नहीं कि मतलब एक दिन में आपका इंक्रीज़ हुआ और बस ख़त्म, नहीं। अगर ये मतलब रूटीन में रहता है, अक्सर होता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर उसमें जो है एक एलिवेशन रहती है, यानी कि वो ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन को जब वो लॉन्ग लास्टिंग हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन कब होती है? जब आपका ब्लड प्रेशर जो है कॉन्स्टेंटली, यानी कि बहुत दिनों तक, काफ़ी दफ़ा, अक्सर जो है वो 140/90 रहे, तो डैट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, उसको हम लोग कहेंगे। तो क्लियर हो गया हाइपरटेंशन क्या हो गया? ये क्रोनिक एलिवेशन है इन ब्लड प्रेशर और इट अकर्स व्हेन ब्लड प्रेशर कॉन्सिस्टेंटली रिमेन अबव 140/90। क्लियर? इसके अलावा बेटे अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने क्या पढ़ लिया? पहले हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन क्या है। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के काजेज क्या है? हाइपरटेंशन किस वजह से होती है? देयर आर टू मेन काजेज, ठीक है। एक है नर्वस सिस्टम और एक है हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। ये मेन इसके जनरली अगर हम देखा है ना, तो ये मेन जो हैं इसके काजेज होते हैं। कौन कौन से? एक हमने क्या पढ़ लिया, मैंने बताया नर्वस सिस्टम, और एक हमारा कौन सा काज है? हार्मोनल सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो है, इट मे काज हाइपरटेंशन, ठीक है। जो मैकेनिज्म है पूरा हमारा जो ब्लड रेगुलेशन का, कि ब्लड किस तरह से रेगुलेट होता है, उसका जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा ये दो मेन काज थे जो मैंने आपको बताया। कौन कौन से? एक मैंने बताया नर्वस सिस्टम और एक मैंने कौन सा बताया? हार्मोनल सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काजेज़ हैं जिनकी वजह से बेटे हाइपरटेंशन होता है। वो काजेज़ कौन कौन से हैं आपके पास? स्ट्रेस। सबसे पहले क्या आता है? स्ट्रेस। आप किसी स्ट्रेस में हो, आपको कोई परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। सेकंड चीज़ है ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी, यानी कि जब आपका वेट बॉडी का ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब देन भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। अगर आप अपनी फूड में अपना साल्ट इनटेक जो है वो ज़्यादा है आपका, ठीक है, यानी कि आप ज़्यादा साल्ट ले रहे हो, जो उसकी नॉर्मल क्वांटिटी है उससे ज़्यादा आप लोग ले रहे हो, साल्ट इनटेक आपका ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हो, तो ये क्या चीज़ें हैं? ये काजेज़ हैं किस चीज़ के? हाइपरटेंशन के। इसके अलावा बाज़-औक़ात बेटे जो हाइपरटेंशन है ये हेरिडिटरी भी होती है। हेरिडिटी क्या? कि अगर आपके पेरेंट्स में, आपके फादर को या आपकी मदर जो हैं वो हाइपरटेंशन की पेशेंट हैं, तो आपको भी जो है हाइपरटेंशन काज हो सकती है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। तो ये क्या थे? ये काजेज़ थे
कौन कौन से हमारे पास जो मेन काजेज हैं वो दो हैं, ठीक है। कौन से, एक नर्वस सिस्टम और एक कौन सा हमारा हार्मोनल मैकेनिज्म है। इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको काजेज बताया वो कौन कौन से हैं, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, हाई साल्ट इंटेक है, स्मोकिंग है। इसके अलावा कभी कभार हेरिडिटरी डिजीज़ भी जो हैं वो भी काज होते हैं किसका, हाइपरटेंशन का। फिर हम पढ़ते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। अगर किसी पेशेंट है हमारे पास हाइपरटेंशन है उसको, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से बेटे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान इसके हो सकते हैं। जब कभी भी ब्लड प्रेशर जो है एलिवेटेड होता है, इसका मतलब है कि ब्लड वेसल जो हैं वो रप्चर कर सकती हैं, ठीक है। देखो सपोज करो ना, एक स्ट्रॉ ले लो या आप लोग एक पानी वाला पाइप ले लो, उसमें से फ्लो ऑफ वाटर जो है उसका एक एक फिक्स एक डायामीटर है ना पाइप का भी, या आपका जो बॉटल है जो स्ट्रॉ होती है, ठीक है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ पी ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो इसका एक प्रॉपर एक विड्थ है, ठीक है। उसमें से एक अमाउंट है पानी की या किसी भी लिक्विड की जो उसने गुजरना है, फ्लो होना है, ठीक है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा टैप खोल देती हूँ, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, तो क्या होता है, वो पाइप जो है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है। बिल्कुल यही केस ब्लड वेजल्स के साथ भी होता है। ब्लड वेजल्स में भी एक स्पेसिफिक फ्लो होना चाहिए ब्लड का, लेकिन जब ये ब्लड फ्लो जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है, एलिवेशन हो जाती है इसमें, और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 नहीं रहता, 120/80 से स्कीड कट जाता है, 140/90, 150/110, ठीक है। इसी तरह और इंक्रीज़ भी हो सकता है, 160, 170, इवन 180, उससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस केस में बेटे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ब्लड वेसल जो हैं वो रप्चर कर जाएँ, ब्लड वेसल जो हैं वो फट जाती हैं, रप्चर कर जाती हैं, ठीक है। क्लियर है, ये पहला इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस है। और अगर ये ब्लड वेसल्स बेटे ब्रेन के अंदर फट जाए, ठीक है, हमारे दिमाग में मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और जो वो आर्टरीज थी जो ब्रेन को ब्लड पहुंचा रही थी, उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, तो ब्रेन के अंदर जाके ये ब्लड वेसल जो है रप्चर कर जाती हैं। और इस केस को, इस फिनोमेना को जब ब्लड वेसल रप्चर करेंगी ब्रेन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। और इसकी वजह से जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है बेटे वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और अगर ये कार्डिक मसल्स, जिस तरह हार्ट के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे भी अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएं, तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और अगर हाइपरटेंशन जो है इसको हम लोग मतलब इसका कोई इलाज ना करवाएं, इसको ऐसे ही छोड़ दें, तो हाइपरटेंशन जो है ये इतनी नुकसानदेह होती है कि हार्ट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो भी जो है इससे मुतासिर होती है। और हार्ट जो है वो जिस तरह से वो पंपिंग कर रहा था वो उस तरह से नहीं करता, बल्कि हार्ट जो है वो अनएबल हो जाता है टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली। और इसकी वजह से बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं उनको जो है सही तरह से ब्लड जो है वो उसका फ्लो नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे फिर आगे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। कि ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को जो है सही तरह से नहीं पहुंचता, बल्कि ब्लड जो है वो लंग्स या हार्ट के अंदर ही रह जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके अलावा बेटे इसका एक और भी कॉन्सिक्वेंस है कि हाइपरटेंशन जो है बेटे ये अक्सर जो है हमारी किडनीज, यानी कि जो हमारा एक मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनीज, हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज का जो स्ट्रक्चर है, जो किडनीज का यूनिट है डेट इज़ नेफ्रॉन, वो भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। आपकी किडनीज भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, उनका भी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और इन द लास्ट फर्दर जो है साल्ट और वाटर की जो रिटेंशन है वो भी हो जाती है, और इसके से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो इन शॉर्ट बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होगी, एक क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग एलिवेशन है किसमें, ब्लड प्रेशर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कब होती है, जब ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली आपका अबव 140/90 हो। फिर हमने इसके दो मेन काजेस पढ़े, एक हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम, एक हमने क्या पढ़ा, हार्मोनल जो है
सिस्टम पढ़ा, ठीक है। दूसरा मैंने इसके मेन काजेस आपको बताए थे, स्ट्रेस, ओबेसिटी, हाई साल्ट इनटेक एंड स्मोकिंग। इसके अलावा कभी कभार हेरिडिटरी रीजंस की वजह से भी हाइपरटेंशन जो है वो हो जाती है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो बेटे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लड वेसल जो हैं वो रप्चर हो जाएंगी। अगर ब्लड वेसल जो है ब्रेन के अंदर रप्चर हो जाएं तो जो कंडीशन काज होगी डेट इज़ नोन एज ब्रेन हेमरेज, और वो ब्रेन के डेलिकेट स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन जो है वो नेफ्रॉन, जो किडनीज के नेफ्रॉन है उनको भी डैमेज करती हैं, और ये आगे फर्दर रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन ब्लड भी करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और फिनोमेना भी डिस्कस हुआ था, डेट इज़ नोन एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन बेटे प्रोलॉन्ग करे तो हार्ट जो है वो अनएबल होता है कि वो ब्लड को इफ़ेक्टिवली जो है वो पम्प कर सके, और ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन नहीं रहता टू मीट द नीड्स ऑफ टिश्यू। जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे सही तरह से ये उनका फ्लो नहीं होता। इस तरह की कंडीशन में ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर या हार्ट के अंदर रिटेन करता है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इज डेट क्लियर? यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, चेस्ट पेन इंक्लूडिंग एंजाइना डज नॉट अकर ड्यूरिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो चेस्ट पेन डेट इज़ नोन एज एंजाइना हमने पढ़ी हुई थी, तो उस केस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बेटे चेस्ट पेन नहीं होती। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग और पेज नंबर 250 आपकी बुक का है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम आ रहा है डेट इज़ नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने एक सिस्टम पढ़ा डेट इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो हम सिस्टम पढ़ेंगे, जो अब हम स्टडी करेंगे, डेट इज़ नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स, ठीक है। ये भी एक सिस्टम है और इसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। बहुत इजी सिस्टम है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। बुक का पेज आपने नेक्स्ट ओपन कर लेना है। टॉपिक आपका है 11.5 लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इन ह्यूमन, इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज अनदर system responsible for the transport of material. It also returns the material from tissue to blood. This system is called lymphatic system. It consists of lymph vessels, lymphoid masses, lymph node, and lymph, the fluid which flows in this system. पहले मैं इन लाइंस को आपको एक्सप्लेन करूँ। हमने क्या शुरू किया, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में बेटे इन एडिशन टू सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा भी एक सिस्टम जो है प्रेजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए, जिसके ज़रिए जो है मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या है कि मटेरियल जो है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या आप ये कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास आएंगे लिम्फ वेजल्स, लिम्फाइड मॉसेस, लिम्फ नोड एंड लिम्फ जो है वो फ्लूइड होता है जो फ्लो करेगा किसके अंदर, लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर, ठीक है। जैसे ब्लड था ना, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा इस सिस्टम के अंदर उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ब्लड वेजल्स थी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लिम्फ वेजल्स हो जाएंगी। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम को, lymph vessels and lymph, ठीक है। Let's start with the reading. Lymphatic system begins with small vessels called lymph capillaries which have blind endings in extracellular fluid, interstitial fluid. Pressure of the interstitial fluid forces it to enter in lymph capillaries. Lymph capillaries are more permeable than blood capillaries, so larger molecules can also enter lymph capillaries. When interstitial fluid enter lymph capillaries, it is called lymph. Lymph capillaries join to form larger lymphatic vessels or lymphatics or lymph vessels. Lymph vessels join to form larger lymph duct. There are two main ducts, right lymphatic duct and thoracic duct. These vessels open into right and left subclavian vein that drain blood from arm and shoulder to heart respectively. The flow of lymph is always from body tissue toward thoracic duct. It is maintained by the activity of skeletal muscles, movement of viscera, and breathing movements. The walls present in lymph vessels prevent the backflow of lymph. ठीक है।
हमने जो टॉपिक अभी स्टार्ट किया डैट इज टॉपिक हमारा क्या था, लेम्फ वेजल्स एंड लेम्फ। ठीक है, पॉइंट्स में बेटे कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ जो मेन हमने यहाँ पे आप ये समझ लो टर्मिनोलॉजीज जो न्यू हैं आपके लिए, जो मैंने पढ़ाई हैं, उनको कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी है वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम बिगेन्स विद स्मॉल वेजल्स। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो शुरू होता है किससे बेटे, स्मॉल लिम्फेटिक वेजल्स से। जैसे ब्लड वेजल्स होती थी ना, इसी तरह लिम्फेटिक वेजल्स भी होती हैं। और सबसे जो स्मॉल वेजल्स हैं इस सिस्टम में, डेट इज़ नोन एज लेम्फ कैपिलरीज। उनको क्या कहते हैं, लेम्फ कैपिलरीज कहते हैं। और उनकी जो एंडिंग्स हैं वो ब्लाइंड होती हैं। ठीक है, ब्लाइंड एंडिंग्स होती हैं और उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये पहले भी हम इस फ्लूइड का नाम आपने पढ़ा है, पहले भी हम सिक्योरिटी सिस्टम में ये फ्लूइड पढ़ के आए हैं। तो इन शॉर्ट बेटे लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कहाँ से शुरू होता है, वो बिगेन होता है स्मॉल वेजल्स के साथ। उन स्मॉल वेजल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेम्फ कैपिलरीज कहते हैं। और इन कैपिलरीज के एंडिंग जो हैं वो ब्लाइंड होंगी और इनके अंदर एक फ्लूइड जो है वो फिल होता है, डेट इज नोन एज, क्या मैंने अभी बता दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, डेट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो प्रेशर है बेटे इस फ्लूइड का, वो फोर्स करेगा लिम्फेटिक कैपिलरीज को कि वो मतलब जो इस ये जो हमने फ्लूइड पढ़ा ना, इनके अंदर क्या हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर जो इस फ्लूइड की वजह से प्रेशर होता है ना, हमने अभी पढ़ा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसका प्रेशर जो है फोर्स करता है कि ये फ्लूइड जो है ये एंटर हो सके किसके अंदर, लेम्फ कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर, लेम्फ कैपिलरीज के अंदर। तो लेम्फ कैपिलरीज जो हैं बेटे ये मोर परमिएबल होती हैं एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज। यानी कि हमने ब्लड कैपिलरीज भी पढ़ी और अब हम बात कर रहे हैं लेम्फ कैपिलरीज की। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन हुआ है ब्लड कैपिलरीज का और लेम्फ कैपिलरीज का। तो लेम्फ कैपिलरीज जो हैं ये ज़्यादा परमिएबल हैं एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज। यानी कि इसमें से ज़्यादा मटीरियल पास हो सकता है, उसमें से ब्लड कैपिलरीज में वो लेस परमिएबल थी। तो लार्जर मालिक्यूल्स जो हैं वो इन कैपिलरीज के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड लेम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर होता है तो इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लेम्फ। क्या कहते हैं इसको, हम लेम्फ कहते हैं। और जिस तरह से बेटे दूसरा ब्लड वेजल्स के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था, ब्लड का नाम दिया था। तो यहाँ पे हम क्या नाम दे रहे हैं, जैसे सिस्टम ही लिम्फेटिक सिस्टम है ना, तो फ्लूइड जो है वो क्या है, जो इन पूरी कैपिलरीज के अंदर जो मूव करेगा फ्लूइड, दैट इज नोन एज लेम्फ। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इसको आप लोग अंडर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं कि लेम्फ कैपिलरीज जो हैं ये ज्वाइन करेंगी। अब लेम्फ कैपिलरीज की हमने बात कर ली, फिर हमने बता दिया कि ये ज़्यादा परमिनल है, फिर हमने परमिएबल है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जब इनके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर होता है इन कैपिलरीज के अंदर तो उस फ्लूइड को क्या नाम देते हैं हम लोग, लेम्फ का। अगली बात हम यहाँ पे क्या करें कि लेम्फ कैपिलरीज जो हैं बेटे ये ज्वाइन हो जाएंगी, ज्वाइन होके ये लार्जर लिम्फेटिक वेजल्स बना देती हैं। क्या बना देती हैं, जब बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होंगी तो ज्वाइन होके वो क्या बनाएंगी, लार्जर लिम्फेटिक वेजल्स। या उनको लिम्फेटिक वेजल्स कहेंगे या लिम्फेटिक्स भी कह सकते हैं या उनको लिम्फ वेजल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जर्नली जो टर्म उनके लिए यूज़ होती है डेट इज़ लिम्फेटिक वेजल्स। लिम्फेटिक वेजल्स कैसे बनती हैं, जब बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो दे मेक न्यू स्ट्रक्चर डेट इज़ नोन एज लिम्फेटिक वेजल्स। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। लिम्फेटिक वेजल जो हैं फिर अगेन ज्वाइन होंगी और ये क्या बना जाएंगी, लार्जर लिम्फ डक्ट्स बनाएंगी। ठीक है, पहले क्या हुआ, हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज आई, लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन हुई, उन्होंने क्या बनाया, लिम्फेटिक वेजल्स बनाई। लिम्फेटिक वेजल जो हैं वो अगेन ज्वाइन हुई और एक नया स्ट्रक्चर बना डेट इज नोन एज लिम्फ डक्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देयर आर टू मेन लिम्फेटिक डक्ट्स। ठीक है,
दो मेन लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, कौन कौन सी? एक का नाम है राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक का नाम है थॉरिक डक्ट। आपकी बुक में इनके नाम भी दिए हुए हैं। मैंने क्या कहा, बहुत सारे लेम वेजल्स कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? लिम्फेटिक वेजल्स। बहुत सारे लिम्फेटिक वेजल्स कंबाइन होते हैं, आपके पास क्या बनता है? लार्जर लेम डक्ट। और पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में दो मेन लिम्फेटिक या लिम्फ डक्ट्स होती हैं, कौन कौन सी? एक आपकी आती है राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक आपकी आती है थॉरिक डक्ट। ठीक है, क्लियर है? एक मैंने क्या बता दिया, हमने क्या पढ़ लिया? राइट लिम्फेटिक डक्ट, और एक कौन सी पढ़ ली? थॉरिक डक्ट। अब दो डक्ट्स में ये डिवाइड होगी, दोनों का हम अलग अलग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा कि लिम्फेटिक वेजल्स बन जाती हैं, ये वेजल जो हैं अब ये ओपन होंगी किस में? ये ओपन होंगी राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। किस में? राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। ये जो वेजल्स हमने इनका भी नाम पढ़ा। अच्छा, अब ये जो सबक्लेवियन वेन है, व्हाट इज सबक्लेवियन वेन? आपको पता होना चाहिए। सबक्लेवियन वेन वो वेन जो ब्लड को ड्रेन करती है, यानी कि ब्लड ड्रेन करी है कहाँ पे बेटे? आर्म्स, यानी कि हमारे बाजू और हमारे जो कंधे हैं, हमारे आर्म्स और हमारे शोल्डर में लेके वहाँ से ब्लड जारी है हार्ट की तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबक्लेवियन वेन कहते हैं। वेन है ना, इसका मतलब है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और कैरी करके कहाँ लेके जा रही है? हार्ट में लेके जा रही है। अगर आर्टरी होती तो वो तो उनको दे रही होती, लेकिन यहाँ पे वेन का जिक्र हुआ है, सब क्लेवियन वेन। तो ये क्या कर रही है वेन बेटे? ये ब्लड को ड्रेन कर रही है। कहाँ से ले रही है ब्लड को? आर्म से और शोल्डर से ये लेती है और उसको कहाँ पहुँचाती है? हार्ट में पहुँचाती है। ठीक है, जो फ्लो है लिम्फ का, वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम बॉडी टिश्यू टूवर्ड थॉरिक डक्ट। ठीक है, बॉडी टिश्यू से थॉरिक डक्ट की तरफ इसकी जो है वो हमेशा डायरेक्शन होगी, और इसको जो मेंटेन किया जाता है, पूरा जो फ्लो है लिम्फ का, इट इज़ मेंटेन बाय द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, मूवमेंट ऑफ विसरा एंड ब्रीदिंग मूवमेंट्स। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा जिस तरह से हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के वॉल्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल इसी तरह बेटे लिम्फेटिक सिस्टम में भी वॉल्स प्रेजेंट हैं। वो वॉल्स क्या काम करते हैं? वो उनका मेन फंक्शन भी हार्ट के वॉल्स ही से मिलता जुलता है कि वो बैक फ्लो ऑफ लिम्फ जो है उसको रोकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? मेन पॉइंट्स इसके दोबारा से एक दफ़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट विद स्मॉल वेजल्स। उन स्मॉल वेजल्स को हम लोग क्या कहते थे? लिम्फ कैपिलरीज कहते थे। लिम्फ कैपिलरीज की जो एंडिंग्स थी वो क्या थी? दे हैव ब्लाइंड एंडिंग, ऐसे ही मैंने बताया था। और लिम्फ कैपिलरी जो हैं ये ज़्यादा परमेएबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज। तो लार्जर मालिक्यूल जो हैं वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ईजिली एंटर हो जाते हैं। और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर होता था लिम्फ कैपिलरीज में, तो इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते थे? लिम्फ कहते थे। क्लियर? उसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पे हमने क्या स्टडी की कि लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये ज्वाइन करेंगी टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेजल्स। ठीक है, और लिम्फ वेजल जो है ये अगेन ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म लार्जर लिम्फ डक्ट। और देयर आर, फिर मैंने आपको बताया था कि टू मेन लिम्फ डक्ट, एक कौन सी थी? राइट लिम्फेटिक डक्ट, और एक कौन सी थी? थॉरिक डक्ट थी। ये वेजल जो हैं ये ओपन होती हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन का फंक्शन क्या था? कि वो हमारे शोल्डर और आर्म से ब्लड ड्रेन करते थे और कहाँ पहुँचाते थे? टू द हार्ट। अच्छा, फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो है लिम्फ का ये हमेशा बॉडी टिश्यू से थॉरिक डक्ट की तरफ होता है, और यहाँ पे ये पूरी जो एक्टिविटी है ये मेंटेन हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। देन बेटे मैंने आपको क्या बताया कि लिम्फेटिक जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर बेटे बहुत सारे हमारे पास वेजल्स, या आप यूं कह लो कि इनके इस सिस्टम के अंदर भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में वॉल्स प्रेजेंट थे, लिम्फेटिक सिस्टम में भी वॉल्स प्रेजेंट है, और इन वॉल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? कि ये बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को जो है वो कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे देखो बेटे, आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, ये पूरा का पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम का एक आपको पूरा एक डायग्राम दिखाई हुई है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ दिखाई हुई है। ये क्या है? आर्ट्रियोल्स हैं, यहाँ पे ये कंबाइन होके हमारे पास ये क्या है? वेन्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आपको पता है। आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज कंबाइन होके फिर वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से वेन्स आगे फर्दर बनेंगी। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की भी ये वेजल्स शो हो रही हैं।
इसी डायग्राम में जो ग्रीन कलर की शो हो रही हैं, ये वेजल जो ग्रीन कलर की हैं डेट इज़ नोन एज लिम्फ कैपिलरीज। इनको क्या कहते हैं? लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। और ये जो एरो बने हुए हैं ब्लैक कलर के, ये सारी इनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बताई हुई है लिम्फ की। क्लियर हो गया? तो ये बेटे एक छोटा सा डायग्राम थी। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि बेटे लिम्फ नोड्स की जो है वो पेनफुल स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और इस डिज़ीज़ को मम्स कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डेड लेम्फोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अकामुलेशन उनकी हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में जो कंडीशन है, जो डिज़ीज़ काज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मम्प्स कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपने याद कर लेना, ये लिखा हुआ है MUMPS मम्प्स। क्लियर? समझ आ गई ना इस सिस्टम की? हमने क्या पढ़ लिया, बल्कि एक और भी यहाँ पे है, द ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज इन विलाई आर कॉल्ड लेक्टील्स। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल आर एब्जॉर्ब इनटू द एपिथेलियल वॉल ऑफ विलाई वेयर दे फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड्स आर कोटेड विद प्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन्स विच एंटर द लेक्टीज ऑफ विलाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं विलाई के अंदर अगर हों तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज लेक्टीज। और हमने पढ़े भी थे, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इन द एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई, और वहाँ पे जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? डेट इज़ नोन एज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है दे आर कोटेड विद प्रोटीन, और ये एक क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर वहाँ पे? काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, और वो एंटर होंगे कहाँ? लेक्टीज ऑफ विलाई में। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे आओ बेटे, इधर अगर आप गौर करो तो ये आपको एक पूरी पिक्चर दिखाई हुई है ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम की। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ज़रा मैं आपको समझा देती हूँ। हमने क्या पढ़ लिया, ये देखो, ये जो आपको सर्कल में गोल गोल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से नोड्स बनी हुई हैं, दीज आर नोन एज लिम्फ नोड्स। ये आपको 2 कलर के दिखाए हुए हैं एरो। ये देखो, ये एंट्रेंस है थॉरिक डक्ट इनटू सबक्लेवियन वेन। हमने पढ़ा था ना कि सबक्लेवियन वेन, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी कि यहाँ पे वेजल जो हैं वो एंटर होंगी। एक थी राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक आपकी कौन सी थी? थॉरिक डक्ट थी। ऐसे था ना, राइट लिम्फेटिक डक्ट थी और एक कौन सी थी? आपकी थॉरिक डक्ट थी। मैंने आपको 2 डक्ट्स बताई थी। मैंने आपको कहा था कि बेटे लिम्फ कैपिलरी जो हैं वो ज्वाइन करेंगी टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेजल्स, और लिम्फ वेजल जो हैं वो ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म लार्जर लिम्फ डक्ट। और फिर हमने क्या पढ़ा था? देयर आर 2 मेन डक्ट। कौन कौन सी डक्ट थी? एक थी राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक आपके पास कौन सी आती थी? थॉरिक डक्ट आती थी। तो अब देखो, ये थॉरिक डक्ट और यहाँ पे क्या है? राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये जो आपको शो किया गया, ये जो ग्रीन कलर आपको ऊपर, ये इधर से देखो, ये जो ऊपर आ रही है, ठीक है, ये एंटर हो रही है अंदर, इधर से ये एंटर इसके अंदर हो रही है, ये इसके अंदर एंटर हो रही है। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज एंट्रेंस ऑफ राइट लिम्फेटिक डक्ट इनटू राइट सबक्लेवियन वेन, यानी कि राइट सबक्लेवियन वेन में राइट लिम्फेटिक डक्ट यहाँ पे एंटर होगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो ग्रीन कलर का आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये क्या है? एंट्रेंस ऑफ थॉरिक डक्ट इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, ये राइट सबक्लेवियन वेन है, और यहाँ पे एंट्रेंस हुई है किसकी? थॉरिक डक्ट की और लिम्फेटिक डक्ट की। नीचे आओ, अगर इधर हम देखें, बिल्कुल हमारे आर्म्स के नीचे यहाँ पे छोटी छोटी नोड्स प्रेजेंट होती हैं। दी आर नोन एज लिम्फ नोड्स। इनको क्या कहते हैं? हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं। यहाँ पे हम नीचे आए हैं तो यही जो हमारी थॉरिक डक्ट थी, ये नीचे आती गई है, यहाँ तक आ गई है, और ये थॉरिक डक्ट थी। ठीक है, और ये पीछे जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज ओर्टा। ये ओर्टा ही है ना जो पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसी में से सारी आगे से आर्टरीज जो हैं वो निकलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर आपको यही ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सर्कुलर में, गोल गोल जो है इस तरह के छोटे छोटे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन कलर के आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें, इनको, ये वाला स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दीज आर नोन एज लिम्फ नोड। इनको क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। व्हाट आर लिम्फ नोड्स? इनको मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिटेल से पढ़ाऊँगी, क्योंकि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे स्पॉट्स पे लिम्फेटिक वेसल जो हैं वो दे हैव मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, उन मैसेज बना लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं। देखो यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है,
इसके ऊपर भी लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और हमने यहाँ पे लिम्फ नोड्स देखी, और इधर हमारे जो फेस है, नेक और फेस, उन पर भी हमने जो है बहुत सारी लिम्फ नोड्स देखी हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। अच्छा, ये जो पूरा आपको ब्राउन कलर की जो वेजल्स नज़र आ रही हैं बारीक बारीक पूरी बॉडी में, लेग्स में, ये आर्म्स में, ठीक है, ये तमाम जो वेजल्स हैं दे आर नोन एज, इनको क्या कहते हैं हम लोग, दे आर नोन एज लिम्फेटिक वेजल्स। जिस तरह ब्लड, जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना ब्लड वेजल्स, तो यहाँ पे जो वेजल्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं पूरी डे, दे आर नोन एज लिम्फेटिक वेजल्स। क्लियर? तो बेटे ये पूरा ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम था। यहाँ पे हमने लिम्फ नोड भी देख ली, और लिम्फेटिक डक्ट और थॉरिक डक्ट भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। ठीक है, लिम्फ नोड का भी आपको बताया, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो भी मैंने आपको दिखाई। तो हमने क्या किया, हमने अपना न्यू सिस्टम आज स्टार्ट किया, डेट इज़ नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर लिम्फ वेसल्स, व्हाट आर लिम्फ, व्हाट आर लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, थॉरिक डक्ट, वेन्यूज, ठीक है, और आर्ट्रियोज के दरमियान में किस तरह से लिम्फ कैपिलरीज भी जो हैं वो प्रेजेंट है, वो भी सारी मैंने आपको दिखाई। इसको अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डिटेल से ये फंक्शंस भी पढ़ाऊँगी, और इसके अलावा बेटे हम लोग जो लिम्फ नोड और लिम्फाइड मासेस हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, लिम्फ नोड और लिम्फाइड मासेस जो है उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।